हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। दिस इज मी नगमा। आज हम बात करेंगे कलाम बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 10th ऑफ जनवरी से, जिसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी 10th ऑफ जनवरी से। ठीक है, तो अभी आप लोग एनरोल्ड कराएं। अभी 1st जन से स्टार्ट हो चुका है, अभी आप लोग एनरोल्ड करा सकते हैं और हमारी लाइव क्लासेस 10th ऑफ जन से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कलाम बैच में, जो कि कलाम बैच में कई सारे कोर्सेज कवर कराए जा रहे हैं। बीएड है, एमएड है और बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, डीएलएड है। इसके अलावा हम 11th का भी क्वेश्चन कवर कराएंगे, 11th का आर्ट्स का। ठीक है, यानी ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का, जो कि 11th का एमयू के एंट्रेंस में पूछा जाता है। ठीक, तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होगा इस बैच का, कि हमें ये जो बेसिकली हमारा आज का सेशन है वो है 11th के एंट्रेंस के लिए, जो कि एमयू कंडक्ट कराने जा रहा है अभी मई में। ठीक है, 2024 मई में। तो 11th के एंट्रेंस में जो जो सिलेबस रहेगा, जो जो पोर्शन रहता है, हम उस पर पर्टिकुलर बात करेंगे। स्पेसिफिकली मैं आज बात करूंगी जीएस पे, और जीएस में भी उसका सब कैटेगराइजेशन होगा। लाइक जो जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि एमयू 11th की बात कर रहे हैं, तो इसमें ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, जिसमें कि इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगी, तो इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है। तो उसका बेसिकली हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमको कवर कराने हैं। इसके अलावा कौन कौन से मतलब बाहर से करंट अफेयर से कितने सवाल आ सकते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता, जो भी करंट सिनेरियो में चल रहा होता है एट प्रेजेंट, हम उस पे भी थोड़ा सा अवेयर रहना होता है। ठीक है, और लाइक सपोज कीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं जीएस पर, के जीएस के कितने मार्क्स का पोर्शन रहता है। तो देखो, जीएस यानी कि सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस, वो 60 मार्क्स का सवाल इसमें पूछे जाते हैं, 60% का रहता है। यानी 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें से 60 मार्क्स का सोशल स्टडीज आता है। ठीक है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स रहता है 20 मार्क्स का, जीके रहता है 10 मार्क्स का, इंडो इस्लामिक रहता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इस पे बेसिकली हम बात करेंगे सोशल स्टडीज पे। देखिए, सोशल स्टडीज बेसिकली 60 मार्क्स का है, जो कि अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप सिर्फ मतलब पढ़ना तो आपको सारे ही हैं, जैसे कि इसमें 4 चीजें नजर आ रही हैं, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, जीके एंड इंडो इस्लामिक, बट यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप सिर्फ एक ही चीज पर रिलाई करके नहीं जा सकते। लेकिन बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि 60 नंबर का अगर सोशल स्टडीज हमारा रहता है, तो ये एक स्टैटिक पोर्शन होता है। लाइक इसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं सोशल स्टडीज में, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये है, लाइक देखो, इसमें सिविक्स यानी कि पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, हिस्ट्री रहता है और ज्योग्राफी रहता है, और इसका रेशियो चेंज होता रहता है। अभी लास्ट ईयर के जो हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन हम जो पीवाईक्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन रहा था वो रहा था 25 से 30 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स का और सिविक्स का, पॉलिटी का बहुत अच्छा पोर्शन रहा था। तो मैं बेसिकली आपको ये कहना चाह रही हूं कि अगर आप इन पोर्शन को, लाइक सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और जो भी स्टैटिक पार्ट से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप उसको फिंगर टिप्स से ले आते हैं, लाइक उसको बार बार रिवाइज करते हैं जो हमारी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, तो आप मतलब सिलेक्शन के करीब जाएंगे। लाइक इसको आप स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके अलावा जो भी और चीजें हैं, मैथ्स है या फिर इंडो इस्लामिक है, जीके है, उसको भी देखेंगे। लेकिन आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग अगर हो ना, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एमयू की 11th सिलेबस इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिकली पढ़ा क्या जाता है। जब हम 11th की एंट्रेंस की बात करते हैं ना, तो उसमें कोई भी, अगर हम चाहे साइंस का स्ट्रीम लें, चाहे हम आर्ट्स का स्ट्रीम लें या कॉमर्स का स्ट्रीम लें, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि जब 11th की एंट्रेंस की तैयारी होती है ना, तो उसमें 9th और 10th की एनसीईआरटी से सिलेबस कवर कराया जाता है, जो 9th में है पोर्शन और जो 10th में है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो चैप्टर्स रहेंगे वो ये रहेंगे। लाइक ये है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसको हमने मर्ज करके पूरा सिलेबस को डिजाइन किया है, जिसमें कि 9th और 10th दोनों कवर है। यानी कि 9th में जितने भी चैप्टर रहेंगे एनसीईआरटी के, वो भी इसमें है, 10th के जितने हैं वो भी हैं, और लास्ट में एक है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या रहता है कि जो भी करंट चीजें चल रही होती हैं एट प्रेजेंट इकोनॉमी के सिनेरियो में, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, लाइक सपोज करो
यहाँ पे क्या रहेगा, जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है ना, तो जो अभी करंट चीजें चल रही होती हैं, लाइक अभी कोई भी कमेटी बन रही है या कोई पॉलिसी बन रही है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, या जो भी रेट चल रहा है बैंक का, या कोई नया इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ है, या बैंकिंग सेक्टर से कुछ भी नई नई चीजें हो रही है, इन्फ्लेशन रेट, जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड द PYQs इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक मिसलेनियस करके टॉपिक डाला हुआ है। तो देखिए, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि एक हाइपोथेटिकल, इसमें हाइपोथेटिकल केस लिया गया है, एक स्टडी है जिसमें कि विलेज एंड टाउन यानी कि दोनों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दिखाया गया है। और देखो, कोई भी स्टेट हो या विलेज हो या टाउन हो या कंट्री हो, तो वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है ना, या फिर जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से उनकी लाइफ डिटरमाइन होती है। लाइक अगर सपोज करो हम बात करते हैं विलेज की, तो विलेज का जो वहां का कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, उनका जो वियरिंग सेंस होता है, वो टोटली डिफर करता है टाउन से, है ना। और जो वहां की जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और सपोज कीजिए वहां की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स कि जो भी पुअर एरियाज में रहते हैं, सॉरी पुअर नहीं, जो भी रूरल एरियाज में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो टोटली डिफर करता है। लाइक सपोज कीजिए ज्यादातर एजुकेशन वहां होती नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं, एजुकेशन ज्यादा वहां होती नहीं है। जब एजुकेशन लोगों को नहीं मिलती है तो वो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, दैट मीन्स कि वो लोग जो है ना, क्या करते हैं कि फिर फिजिकली वो एज अ लेबर कहीं अपॉइंट हो जाते हैं, और वो फिजिकली कैसे काम करते हैं, खुद को कैसे यूटिलाइज करते हैं, एज अ फार्मर बनके। ठीक है, तो एज अ फार्मर बनके, एज अ कारपेंटर बनकर, और जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वो तैयार कर सकते हैं अपने, मतलब अपने हाथों से बनाकर, तो वो उनका लाइवलीहुड बन जाता है, यानी उनका वो बिजनेस बन जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक, अभी सपोज करो हम बात करते हैं कि अर्बन एरियाज की, कि अर्बन एरियाज में किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से लोगों की लाइफ अफेक्ट करती है ना। तो देखो, हम देख सकते हैं कि एज कंपेरिजन टू विलेज, यहाँ पे जो अर्बन एरियाज है, वहां पे जो वहां की जो पॉपुलेशंस होती हैं, वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। वो क्यों होता है? वहां की पॉपुलेशन जो होती है क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन रिसीव करते हैं, उनकी हेल्थ पे काम किया जाता है, तो वो रिसोर्स बन जाते हैं। रिसोर्स इन द सेंस कि वो उनके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, और फिर उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफर करती हैं। लाइक वो अलग क्षेत्र में काम करते हैं, रूरल वाले अलग क्षेत्र में काम करते हैं, फिर उनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, तो ये सारा का सारा डिस्कस किया गया द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। ठीक है, यानी कि एक रूरल एरियाज में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उनसे कैसे कनेक्ट हो रहा है अर्बन एरियाज में, और रूरल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है किसी भी फार्मर्स की, उससे उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट कर रही है, और अर्बन की कैसे अफेक्ट कर रही है। और सारे के सारे, चाहे रूरल एरियाज के हो चाहे अर्बन एरियाज के हो, ये सारे के सारे मिलकर जीडीपी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बंदा स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, दे आर मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर देयर नेशन, और वो अपना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई एक बंदा रूरल एरिया का है, लाइक फार्मर है, तो उसकी इनकम कम होगी, बिकॉज उसको उसकी सैलरी, मतलब आप देख सकते हैं कोई बंदा पढ़ लिख कर अगर अच्छी जॉब पा ले रहा है तो उसको ज्यादा पे, मतलब सैलरी मिलती है, और जो एज अ फार्मर काम करता है उसकी सैलरी कम होती है, तो उस तरह से कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो हम विलेज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में ये सारा जो भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो इसमें दिखाया गया है वो सब डिस्कस डिटेल में करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। तो पीपल एज अ रिसोर्स, देखो ये भी 9th चैप्टर का है, 9th क्लास का है, 9th का एक सेकंड चैप्टर है, पीपल एज अ रिसोर्स। तो देखो, रिसोर्स का बेसिकली मतलब क्या है, कोई भी कंट्री होती है तो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। लाइक हमारे इंडिया में या कोई और कंट्री है, लाइक सपोज करो कोई भी XYZ, तो वहां पे कहीं पे कोल पाया जाता है, कहीं पे आयरन पाया जाता है, कहीं पे ऑयल पाया जाता है, कहीं पे कुछ भी मिनरल्स मेटल्स पाए जाते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी बना रहे हैं, तो कोई भी कमोडिटी को बनाने के लिए ना
हमको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, यानी कि कोई भी कमोडिटी बनाने के लिए वी डिपेंड ऑन द नेचर, क्योंकि हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ लेना होता है पहले नेचर से, तभी हम कोई चीज कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कोई भी हम, चाहे हम कपड़ा पहन रहे हो, चाहे हम बुक्स पढ़ रहे हो, चाहे हम खाना खा रहे हो, वो सबका सब किसी ना किसी तरह से हमको नेचर प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली बनाता तो अल्टीमेटली इंसान ही है उन चीजों को, चाहे वो एग्रीकल्चर के थ्रू बना रहा हो, चाहे वो कोई कमोडिटी को मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार कर रहा हो, या टर्शरी सेक्टर में जा रहा हो, बनाता इंसान है, लेकिन वो जो भी उसका कोर होता है ना, जो भी फाउंडेशन होता है, वो नेचर से उसको मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, तो हर कंट्री को कहीं ना कहीं, हर कंट्री को कुछ ना कुछ नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो उनको यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। अभी बात आती है कि पीपल एज अ रिसोर्स की। तो पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब बेसिकली होता क्या है, लाइक सपोज करो हमारी कंट्री जो है ना, जो कि कहा जा रहा है कि अभी 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने को जा रही है, यानी पांचवी फास्टर इकोनॉमी है दुनिया की। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि देखो सपोज करो जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी हम सरपास कर गए चाइना को, तो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को हम अपनी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको एज अ इकोनॉमिकल बर्डन ना लेकर उसको हम क्वालिटेटिव बनाए, इसको स्किल्स प्रोवाइड कराएं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, यानी कि हम उसके हेल्थ सेक्टर पे काम करें, उसकी पॉपुलेशन, उसकी एजुकेशन पे काम करें। तो अगर सिंपल जो पॉपुलेशन होती है और उसको हम प्रोवाइड करें, बेटर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करें, या हेल्थ पे उसके काम करें, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दें, ताकि उसको हम एज अ रिसोर्स यूज करें। क्योंकि बेसिकली देखिए, अगर कोई एक सिंपल बंदा है, जो भी इंसान है, अगर वो काम कर रहा है, तो उसको क्या होगा कि उसको हम एज अ फिजिकल लेबर यूज कर सकते हैं, यानी फिजिकली उसको यूज कर सकते हैं कि एज अ लेबर वो अपॉइंट हो जाएगा, या किसी कोई शॉप खोल लेगा, या रिक्शा चला लेगा, कुछ भी ऐसा काम करेगा XYZ के वो फिजिकली यूज किया जा रहा है ना, कहीं पे उसको एज अ लेबर हम हायर कर रहे हैं। अगर उसी पॉपुलेशन में और इतना कंट्रीब्यूशन उसका जीडीपी में नहीं होगा, उसका फुलर पोटेंशियल यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी बंदे का इंटरेस्ट जान के और उसको क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाए, लाइक उसमें अगर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, उसके हेल्थ पे काम किया जाए, तो उसको रिसोर्स बनाया जाए। ऐसे तो लायबिलिटी होती है। अगर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है पीपल को, लोगों को मतलब बेनिफिट के लिए यूज करना, लाइक उनको उनमें इन्वेस्टमेंट ना करके शॉर्ट टर्म उनको यूज कर रहे हैं। लाइक अगर उसमें ही उन्हीं पॉपुलेशन को हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, एक लड़का है उसको अगर हम अभी काम ना करवा कर, जैसे कोई है उस फैमिली चाहती है कि भाई जाए और बाहर से इनकम करे और लेकर आए पैसा, तो उसकी सैलरी बहुत कम होगी। ठीक है, हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उसकी फैमिली का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसको चाहिए होगा कि अगर उस पर इन्वेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये एक बहुत लंबे टाइम के लिए होता है कि भाई जब बंदा 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का होता है, तब उसको रिटर्न बैक मिलना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब अपनी कंप्लीट एजुकेशन करके जब वो किसी भी क्षेत्र में जाता है, लाइक कोई भी ऑक्यूपेशन उसको मिलता है या कोई भी जॉब उसको मिलती है, तो फिर उसका क्या होता है, रिटर्न बैक अच्छा होता है। लाइक सपोज करो कोई बंदा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, ऑफिसर बन गया, तो उसकी फिर सैलरी लाखों में होती है। तो इस तरह से वो अपनी फैमिली का भी भला करेगा, सोसाइटी का भी भला करेगा, और नेशन बिल्डिंग में भी काम करेगा। ठीक है, हम बात कर सकते हैं जापान की। जापान में क्या होता है कि वहां पर ये माना जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज वहां कुछ है नहीं, मतलब, लेकिन वो दुनिया के साथ कंपीट कर रहा है, डेवलप इकोनॉमी है वहां की। वो कैसे है कि उसने अपने लोगों को रिसोर्स की तरह यूज किया है, रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ के अपने लोगों को वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, स्किल सिखाता है, एजुकेशन दिलाता है, उसके हेल्थ पे काम करता है। ठीक है, वोकेशनली ट्रेनिंग करता है, देता है उसको। ठीक, तो अगर हम अपने लोगों को, यानी कि क्योंकि देखो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हम बात करते हैं, लाइक 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमिक में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड क्या होता है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंसान होता है, यानी कि जो ऑपरेट कर रहा होता है सारे सिस्टम को, लैंड कहाँ हायर करनी है, कौन सा लेबर हमको परचेज मतलब हायर करना है, कौन सी लैंड परचेज करनी है, रेंट पे लेनी है, कौन सी कैपिटल हमको लगानी है यहाँ पे, मशीनरी,
तो वो सब ऑपरेट करता है, तो वो सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो उस पर्सन को ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है कि उसको अच्छा रिसोर्स बनाया जाए। रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर विजनरी सोच तभी आ सकती है कि वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाए उसको, यानी उसको स्किल्स प्रोवाइड कराए, ठीक है, ताकि वो बेटर रिसोर्स बने और हम दुनिया के साथ compete करें। क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो और बेहतर तरीके से तभी करेगी जब हमारी पॉपुलेशन बेहतर वे में काम करेगी, ठीक है। बेटर वे में हम अपनी सोर्स को रिसोर्स, मतलब जो भी पॉपुलेशन है उसको एज अ रिसोर्स यूज कर पाए, ठीक है। क्योंकि देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म होता है इकोनॉमी में, जिसमें क्या है कि 14 से लेके 59 तक, यानी 14 to 59 तक जो एज ब्रैकेट के लोग हैं वो बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, इसलिए हमारे हिंदुस्तान को यूथ इंडिया कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर उनका फुलर पोटेंशियल यूटिलाइज कर लिया जाए ना, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे, हम compete कर जाएंगे बेस्ट से बेस्ट हमारी जो भी जितनी भी डेवलप कंट्री है, फिर हम उस इकोनॉमी से हम compete कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पीपल एज अ रिसोर्स। अब समझ आया? पीपल एज अ रिसोर्स, दैट मीन्स कि लोगों को अच्छे रिसोर्स बनाकर क्वालिटी प्रोवाइड करके फिर उनको यूज करना, ठीक है। तो वो एक कंट्री के नेशन बिल्डिंग के लिए और एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब बात आती है थर्ड चैप्टर पे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखिए हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, कि 5वीं फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट स्टिल वी आर फेसिंग पॉवर्टी एज अ बिग चैलेंज इन आवर इकोनॉमी, ठीक है। यानी अभी भी हम देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, दोज पीपल्स हु आर नॉट एबल टू गेट 2 स्क्वायर मील्स इन अ डे, यानी कि वो एक दिन में 2 दिन, मतलब डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस वो 2 दिन का खाना भी नहीं खा पाते, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और पॉवर्टी का मतलब बेसिकली होता क्या है, दोज पीपल्स हु आर नॉट अफोर्ड फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, ठीक है। अभी तो इसमें एजुकेशन भी अभी भी मतलब ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। जो पॉवर्टी को मेजर करने का जो लाइन है ना, वो वेरी करती रहती है, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है और टाइम टू टाइम भी वेरी करती है। अब से कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले इसमें था कि भाई 3 चीजें हैं, जिसके पास जो ये 3 चीजें नहीं होंगी उसको पुअर कह देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन भी इंक्लूड हो गई है, कि भाई दोज पीपल्स हु आर नॉट एबल टू गेट एजुकेशन, दोज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजुकेशन, तो उनको हम पुअर कहेंगे। और भी सोशल इंडिकेटर्स हैं जो इसमें इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, लाइक अगर कोई बंदा इल है या सिक है, पर मतलब बीमार है, तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादा उनकी केयर होती नहीं है, ठीक है। तो पॉवर्टी का मतलब बेसिकली है क्या कि एक निगेटिव इंसिडेंट है, कि एक निगेटिव चीज है पॉवर्टी। एक छोटा सा वर्ड है पॉवर्टी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे निगेटिव इंसिडेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सर्किल बन जाता है और ट्रैप हो, मतलब इंसान उसमें ट्रैप होकर रह जाता है। लाइक पॉवर्टी है तो इंसान एजुकेशन नहीं रिसीव कर पाएगा, एजुकेट नहीं होगा तो वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाएगा, उसकी फैमिली साइज अगर बड़ा होगा तो उसके पास रिसोर्सेज कम है, वो अच्छे से परवरिश नहीं कर पाएगा अपने बच्चों की, जिसकी वजह से हो सकता है वो करप्शन करे, ठीक है। करप्शन करे मतलब बहुत एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो सारी के सारे इंटरकनेक्टेड होंगे, वो एक सर्किल बन जाता है। इसको हम विशियस साइकिल कहते हैं, ठीक है। जब हम सिलेबस में जब पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। बेसिकली बात क्या होती है कि एक निगेटिव इंसिडेंट होता है, निगेटिव चीज होती है पॉवर्टी, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सोसाइटी में, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि, और इसको इरेडिकेट करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती रहती है, लेकिन उस लेवल पर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता जिस लेवल पे होना चाहिए, और अभी भी इसीलिए ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना हमारा बिगेस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी भी, कि इसको कैसे रिमूव किया जाए। हालांकि हम आज चांद पे पहुंच गए हैं, हिंदुस्तान ने चांद पे कदम रख लिया है, लेकिन जब हमारी जनता ही मतलब जिंदा नहीं रहेगी या भूख की वजह से मर रही है, तो फिर इन सब चीजों का फायदा ही क्या होगा। तो जो बेसिक चीजें हैं, लाइक एटलीस्ट उनको खाना, कपड़ा और बेसिक तरीके से उनकी हेल्थ पे काम किया जाए, प्रॉपर तरीके से उनको प्रॉपर एजुकेशन दिलाया जाए, तब हम एटलीस्ट थोड़ा स्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो लोग खाना, कपड़ा और उनको मकान नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको हम पुअर कह रहे हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज में हो सकता है, अमेरिका में यहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास कार नहीं है उसको पुअर कहा जाएगा, ठीक है।
तो अभी हम बहुत ज्यादा लैकिंग बिहाइंड है, यानी कि हम बहुत पीछे हैं अभी भी डेवलप कंट्री से। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको रिमूव करना फ्रॉम द रूट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब अभी देखें 65 और 65 प्लस जो लोग हैं वो एग्री 68 एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है ना। इसके अलावा मतलब टर्शरी सेक्टर में भी अच्छा पोर्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से जो कि गरीब है। और पता है वल्नरेबल सेक्टर एक सेक्टर होता है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें एसटी होती है, एसटीज होती हैं, ओबीसीज होती हैं, मतलब ऐसे सेक्टर जो कि ऐसे सेक्शन जो कि डिप्राइव्ड सोसाइटी है, जो अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हिंदुस्तान में आ रही है या कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, जैसे अभी कोविड आया था, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये लोग ऐसे होते हैं कि सपोज करो कोई रिक्शा पुलर है ना, तो वो आज काम कर रहा है, आज ही आज वो अपना पूरा सर्वाइवल के लिए अपने सारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो आज ही आज खत्म हो जाएंगे, जो भी उसने आज के आज कमाया हुआ है सेव कर नहीं पाएगा, उसका अपना खुद का घर नहीं होता, रेंटेड हाउस पे रहते हैं। और अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज हो जा रही है, कोई इंसर्जेंसीज हो जा रही है, लाइक अभी जैसे कोविड आया था, तो ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे उस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करें। ठीक है, तो इसीलिए हम और गवर्नमेंट अभी भी बहुत सारी योजनाएं इसमें बना रही है और बनती रहती हैं, बट ये कि अभी भी ये हमारे सामने एक चैलेंज है। नेक्स्ट बात आती है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, देखो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बेसिकली है क्या कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का मतलब देखो क्या होता है कि इसमें आता है कि जो भी हमारे हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है क्रॉप्स, हमारा एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी है और बहुत अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस भी हम करते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस फूड को प्रिजर्व करना है ना, उसको प्रिजर्व करना प्लस जनता तक उसको पहुंचाना, 3A होते हैं। बेसिकली 3A होते हैं फूड सिक्योरिटी में। एक होता है अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। देखो इसमें क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी सबसे पहले होता है, अवेलेबिलिटी ये होता है अवेलेबिलिटी, और ये होता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी और एक ये होता है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये ट्रिपल A है। इसका मतलब देखो क्या है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ये जो ट्रिपल A है ना, इसमें क्या है कि फूड सिक्योरिटी और इन इंडिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या रहता है, FCI रहता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में, तो वो FCI के पास प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, कि अगर इंसर्जेंसीज आ रही है या कोई भी सपोज करो कोई वॉर डिक्लेयर हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ताकि FCI के पास वो फूड कॉर्पोरेशन के पास रहे, है ना। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम अश्योर कर सके कि भाई जो भी पॉपुलेशन है हम उसको खाना देंगे। लेकिन खाना देखो कैसे कि 3A होना जरूरी है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, यानी कि जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है, जो भी क्रॉप्स की जरूरत है वो प्रोड्यूस हो और वो अवेलेबल हो, यानी अवेलेबल तभी होगी जब वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा एग्रीकल्चर अभी भी मॉनसून पे डिपेंड करता है। कोई भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रॉप्स फेलियर हो जाती है। ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे फार्मर्स को होते हैं, डेप्ट ट्रैप में आ जाते हैं, या MSP का कोई इशू रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी वजह से वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहते, करना चाहते हैं कर नहीं पाते। ठीक है, तो सबसे पहले उसको फूड को, जो भी आइटम्स फूड आइटम्स की जरूरत है पॉपुलेशन को, उसको प्रोड्यूस करें और वो अवेलेबल रहे। पहली बात कि वो अवेलेबल होना जरूरी है ना। नेक्स्ट चीज क्या है कि अफोर्डेबिलिटी, यानी कि उसका प्राइस इतना हो
जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्राइस इतना हो कि जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की वो उसको परचेज कर सके। ऐसा ना हो कि कॉस्ट उसकी ज्यादा हो और वो परचेज ही ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जो अर्निंग उनका बहुत कम है, ठीक है, या ओकेजनली उनको मिलता है ये मौका। लाइक सपोज करो कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं कि भाई सीजन के टाइम पे लोगों को काम मिल जाता है, दीपावली है, ईद है, कि भाई कुछ वक्त के लिए हमने कोई जो भी लाइक सपोज करो पेंटर है कि वो पेंट करने के लिए आ गए, उनको 1 या 2 या 3 महीने बहुत काम मिलता है, फिर उसके बाद वो काम नहीं मिलता, मतलब वो काम उसी टाइम पे चलता है क्योंकि वो सीजन के टाइम पे होता है, फिर वो ऑफ सीजन ऑफ हो जाता है, फिर उनको वो काम मिलता नहीं है, वो घर पे बैठे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी भी होना जरूरी है कि ऐसे प्राइस पर प्रोवाइड करें कि लोग उसको परचेज कर सकें, ठीक है। दूसरा तीसरा लास्ट एक है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि हाँ, जो भी अफोर्ड बंदा कर सकता है तो वो एक्सेस भी कर सके, लाइक इजीली उसको वो चीज उस तक पहुंच सके, है ना। सपोज करो क्योंकि यहाँ पे बात होती है ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन की, अगर कोई भी किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को, किसी भी सेक्शन को कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, तो उसके लिए उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा या चल के जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ेगा, तो वो एक्सेसिबिलिटी होना जरूरी है कि वो इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये 3A का होना जरूरी है कि हम तभी हम कहेंगे कि भाई और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान अपनी पॉपुलेशन को खिलाने में क्या है, एबिलिटी रखता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यानी ऐसा नहीं है कि क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्रिजर्व करके रख नहीं पा रहे हैं, जो स्टोरेज होते हैं, जो जहाँ पे वो स्टॉक करके रखा जाता है वो प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो खाना खराब हो जाता है, ठीक है, वो भी इशू होता है। तो गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की भी जरूरत होती है कि अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर करे ताकि खाना प्रिजर्व रहे और अपनी पॉपुलेशन को खिलाए, और जो भी इंसर्जेंसीज आ रही हैं या जो भी नेचुरल क्लैमिटीज आ रही हैं उसके साथ हम कोप अप कर सकें। नेक्स्ट बात आती है डेवलपमेंट की, ठीक है। तो अभी देखो यहां तक तो जो सारे चैप्टर थे ना, 4 या 9th के थे, अभी हम 10th की बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमी के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ग्रो का मतलब पर्टिकुलरली क्या है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, हर सारे सेक्टर का ग्रोथ देखा जा रहा है क्वार्टरली और द मंथली और एनुअली। और डेवलपमेंट का बात क्या होती है कि ये हॉलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारी कंट्री ने कितना डेवलप कर लिया, ठीक है। तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि शुरू मतलब इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, फिर कैसे ये आगे डेवलप हमारी इकोनॉमी कर रही है, पहले इसका बैकग्राउंड क्या था। बात होती है ब्रिटिशर्स के टाइम से कि किस तरह से इकोनॉमिकली उन्होंने हमको एक्सप्लॉइट किया था, उसके बाद फिर फेमाइन आया था, फिर बहुत ज्यादा पुअर्टी थी, लोग को खाना नहीं मिल पा रहा था। फिर रिफॉर्म्स की बात आएगी कि किस तरह से रिफॉर्म हुआ था, जो कि मनमोहन सिंह लेकर आए थे, 1991 में रिफॉर्म आया था, जब उसके द्वारा फिर हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई थी, लिबरलाइज हुई थी, प्राइवेटाइज हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, फिर हमारी इकोनॉमी मतलब ट्रेड कर सकी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे डेवलपमेंट में। अब बात आती है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे हम बात करते हैं कि सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, फॉरेस्ट आता है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली होता क्या है, जहां से हम चीजों को रॉ फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो लाइक सपोज करो हमको कि डाइस बनाना है, ठीक है, या कोई टेबल है तो वुड का बना होता है, तो हमको कहां से मिलेगी वुड, फॉरेस्ट से। उसकी प्रोसेसिंग कहां होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो फर्स्ट सेक्टर हमारा क्या होता है, प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया यानी फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जहां से चीजें हमको रॉ फॉर्म में मिल रही है ना। तो उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग होने जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एक तो ये प्राइमरी हो गया, फिर उसके बाद रहता है सेकेंडरी,
फिर उसके बाद रहता है टर्शरी। ये 3 सेक्टर इसमें होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे रॉ फॉर्म में आता है, फिर यहाँ से रॉ फॉर्म में प्रोसेसिंग होने जाती है, फिर यहाँ से फाइनली मार्केट में आता है। टर्शरी सेक्टर में यानी कि मार्केट में होता है, जहां से कस्टमर जाके परचेज करता है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल होता है फिर वो प्रोडक्ट, ठीक। तो इस तरह हम इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे इंडिविजुअली। उसके अलावा प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वर्कफोर्स उसका कितना है, यानी कि उसमें वो लोगों को कितना काम दे पा रहा है, ऑक्यूपेशन, यानी कि जो भी मोस्टली क्या आ रहा है कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, ज्यादातर लोग का जो वर्क फोर्स है, यानी ज्यादातर लोग जो काम करते हैं वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही करते हैं, है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है कि कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, कौन से कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, या उसके अलावा फिर टर्शरी सेक्टर की हम बात करेंगे, है ना। तो इसमें पर्टिकुलर हम सारे सेक्टर्स को डिस्कस करके इसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन है वर्क फोर्स में और जीडीपी में, उसका डिटेल में बात करेंगे, करंट भी और स्टैटिक भी, ठीक है। उसके बाद आएगा मनी एंड क्रेडिट। तो मनी तो हम जानते हैं ना, मनी बेसिकली इज रिलेटेड टू द बैंकिंग, यानी कि जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लेज वेरी वाइटल रोल, है ना। तो चाहे आरबीआई हो या दूसरे एसबीआई हो या और भी कोई सारी बैंक हो, जो सब बैंक्स होते हैं। तो देखो बेसिकली कोई भी बिजनेस करने का या कोई भी इकोनॉमी को रन करने का जो एक टूल होता है ना, जो मेजरिंग रॉड होती है, वो मनी होती है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मनी, पहले बहुत सारे इश्यूज होते थे कि कैसे अपने ट्रेड को हम करें, है ना। जब कोई भी ट्रेड होता था, कोई भी बिजनेस होता था, उस टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। यानी कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था, यानी कि कोई एक बंदा, सपोज करो कोई एक विलेज की बात हो रही है, कोई एक बंदा गेहूं उगा रहा है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई दूसरा बंदा कपड़ा बना रहा है, उसको जरूरत है कपड़े की और दूसरे बंदे को जरूरत है, सपोज करो ए है कोई, वो क्लोथ्स बना रहा है, और बी है कोई, वो क्या बना रहा है, ये क्लोथ बना रहा है और ये वीट बना रहा है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे को कि भाई मुझे क्लोथ की जरूरत है और मुझे वीट की जरूरत है, तो वो एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन वहां पे वैल्यू को मेजर करना बहुत दिक्कत करता था कि अगर हम इसका प्राइस इतना मेजर कर रहे हैं, किस तरह से इसको एक्सचेंज करें, तो वैल्यू मेजर करना बहुत दिक्कत क्रिएट करता था। तो इसलिए फिर मनी का इंट्रोड्यूस हुआ। मनी का इंट्रोडक्शन होने के बाद जो है ना, फिर बिजनेस में आसानियां आई। देन दैट मीन्स कि मनी एक ऐसा मेजरिंग रॉड था विच वाज एक्सेप्टेबल बाय ईच एंड एवरीवन इजीली, ठीक है, जिसको असाइन करता है आरबीआई, यानी कि आरबीआई जो ना अश्योर करता है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, आरबीआई कहता है कि प्रिंट कौन करता है मनी को, आरबीआई ही करता है। तो वो अश्योर करता है कि यस मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं कि आप इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये एक लीगल टेंडर है, यानी कि लीगल है ये जो भी मनी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इसके अलावा क्रेडिट के बारे में हम बात करेंगे, तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, मनी एंड क्रेडिट का, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या बैंकिंग सिस्टम में मनी का और क्रेडिट का क्या रोल रहता है, पहले मनी का क्या काम था, मनी का क्या क्या रोल होता है अभी एट प्रेजेंट। पहले जैसे सपोज करो मनी की कई सारी फॉर्म्स आती रही हैं, लाइक जब मिडिवल टाइम की हम बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो कॉइन्स थे और ब्राउन्स में था, सिल्वर में भी था, गोल्ड में भी था, फिर अभी पेपर करेंसी आया, फिर अभी प्लास्टिक मनी आ गया है। अभी तो क्या हो रहा है कि विदाउट मनी, यानी कि ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं फ्रॉम हियर एंड देयर अक्रॉस द ग्लोब, है ना। तो उसमें क्या रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हो रहा है। तो अभी तो स्मार्टली सारी चीजें हो रही हैं, तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि रिफॉर्म आया था 1991 में, तो एक टर्म थी एलपीजी, यानी कि या खुदा रही क्या हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या आया था, एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन।
तो जब इससे पहले इकोनॉमी जो भी प्रॉब्लम इशू कर रही थी, लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशूज था, या फॉरेन एक्सचेंज का इशूज था, या फिर एफडीआई का इशूज था, एफआईआई का इशूज था, तो जब रिफॉर्म्स लेकर आए, क्योंकि जो मनमोहन सिंह थे 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड ही वाज वेरी मतलब इंटेलेक्चुअली एक इकोनॉमिस्ट थे, वो इकोनॉमिस्ट की फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने ये रिफॉर्म लेकर आए कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, एलपीजी लेकर आते हैं, तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, लिबरलाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। तो उसके बाद से जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता क्या है, इंटरकनेक्टेड कंट्रीज बाय ट्रेडिंग, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना, यानी कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड हो रहा है, कमोडिटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, इसका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, तो वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आता है कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो देखो क्या होता है कंज्यूमर राइट्स, जो लास्ट चैप्टर हमारा कंज्यूमर राइट्स है। कंज्यूमर राइट्स को देखो होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, कोई भी एंटरप्रेन्योर कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें एक मार्केट होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली। तो अगर हम बात करते हैं मोनोपोली की, तो जो मोनोपोली होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि एक ही बंदा उसको परचेज कमोडिटी को बना रहा है और बाकी सारे के सारे परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर का राइट एक्सप्लॉइट होता है कि भाई एक प्राइस अगर कोई बना रहा है और वो डोमेन कर रहा है मार्केट को, उसने एक प्राइस को फिक्स कर दिया और सारे के सारे उसको परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है, कोई ऑप्शन है नहीं सोसाइटी में या मार्केट में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसके लिए फिर कंज्यूमर राइट्स बनता है ना। इसका एक्ट आया है, किस तरह से राइट्स बना, ताकि कंज्यूमर फ्री रहे अपनी, क्योंकि कस्टमर देखो क्या होता है, बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन जब होता है तो वो डिमांड देख के होता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, और डिमांड करता कौन है, कस्टमर करता है, कंज्यूमर करता है, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी को रन करने के लिए कस्टमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कोई चीज बेच रहे हैं, अगर उसको लेने वाले ही नहीं होंगे, डिमांड करने वाले ही नहीं होंगे, यानी कंज्यूमर ही नहीं होंगे, तो फिर उसको बनाने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंज्यूमर रैशनल होता है, वो अपने बेनिफिट का अपने बेनिफिट की बात करता है, और वो चाहता है कि कम से कम प्राइस में मुझे ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए, है ना। तो इसीलिए कंज्यूमर राइट्स बनाए गए कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और मोनोपोली भी एग्जिस्ट ना करे। मतलब बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और प्रॉपर तरीके से वो ग्रो करे, ये सारा काम गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर, और प्राइवेटाइजेशन उसमें देखो हमारी इकोनॉमी का नेचर क्या है, मिक्स्ड है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, प्लस इसमें आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर भी होता है। ये सारे के सारे एक मैकेनिज्म बना के अपना काम करते हैं ताकि इकोनॉमी स्मूथली ग्रो करे, ठीक है, और डेवलप करे और कंपीट करे विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में एक बचता है मिसलेनियस। तो देखो मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट होता है। इसमें जो स्टेटिक पोर्शन है, लाइक हम जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे 9th और 10th का जो भी पोर्शन उसमें से कवर हो जाएगा होगा। इसके अलावा जो करंट चीजें चल रही होती हैं एट प्रेजेंट, जो भी हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड, टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड, या इसके अलावा और बैंक के साथ जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी रेट चल रहे होते हैं, इन्फ्लेशन रेट, या कोई कमेटी बन रही है नई, या कोई हम कह सकते हैं कि कोई स्कीम्स आई है रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक पॉवर्टी से रिलेटेड आ गया, उसका लॉन्च कब होगा, तो ये गवर्नमेंट करती रहती है ना, बनाती रहती है नई नई स्कीम्स। तो वो जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा इकोनॉमिक्स का, जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो में चेंजेस आते रहेंगे वो हम मिसलेनियस में कवर कराएंगे। इसलिए लास्ट में एक मिसलेनियस डाला है, क्योंकि हमको जो भी करंट अपडेट है वो इसमें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में समझ आ गई होंगी, और जब आप 10th of जनवरी से जब लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। प्लस आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आएगी, लाइव क्लासेस रहेगा, आप अपने वहां पे कमेंट डालिएगा और मैं यहाँ पे रिप्लाई करूंगी।
बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। और मैं आपको पहले भी कही थी, अभी भी कह रही हूँ कि जो हमारा जीएस का पोर्शन है वो 60 नंबर का है, और 60 नंबर एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है ना, यानी जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो अगर ये 4 पिलर को आप स्ट्रॉन्ग कर लें, है ना, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट आपको इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर आप जीके कर रहे हैं, जीके भी आपको यहाँ कराया जाएगा, हर सिलेबस, हर पार्ट आपको अच्छे से कराया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जीके एंडलेस होता है। अगर हम जीके की बात करते हैं तो वो एंडलेस होता है कि भाई कहाँ से क्या चीज पूछना है। लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन होता है वो स्टैटिक होता है कि भाई पॉलिटी से इतने सवाल रहेंगे, इकोनॉमिक्स से इतने रहेंगे, जो रेशियो चेंज होता रहता है, कभी ज्योग्राफी से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से काफी सवाल पूछते हैं। हिस्ट्री का भी पोर्शन अच्छा रहता है। तो अगर आप इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप अच्छे खासे सवाल कर पाएंगे, आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो ये है क्या बोलते हैं, जो दूसरे पार्ट है लाइक मैथ्स हो गया या इंडो इस्लामिक हो गया, इंडो इस्लामिक भी आसान होता है, तो सिलेक्शन लेना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट ये है कि अभी क्या है, जनवरी चल रहा है और मई में बहुत कम टाइम बच रहा है, यानी कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये टाइम कैसे भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अभी 10 जन से, यानी आप अभी एनरोल्ड करवा सकते हैं, और एनरोल कराने के बाद 10 जन से जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप डेली के डेली क्लास अटेंड कीजिए, और जो भी दिक्कत आ रही है आप उसको क्लियर कीजिए और उसको पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं बैच के, देखो डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, इंगेज इन डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, यानी कि इसमें डेली क्लासेस रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक नोट्स फॉर कन्वीनियंट स्टडी, यानी कि आप यहाँ पे ई नोट भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा पैनल पीडीएफ, यानी कि आप जो भी मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। यानी आप अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में इजीली मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा क्या है, डाउट सेशन, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यानी कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और लाइव क्लासेस हो रही है तो आप उसी टाइम वो डाउट क्लियर कर लें। और अगर आप तब नहीं कर पा रहे तो जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई भी कमेंट करेंगे रिगार्डिंग योर डाउट्स और इश्यूज तो आपको नेक्स्ट क्लास में वो कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, है ना, आपका टेस्ट होगा हर वीक। इसके अलावा क्या, एक्सेस टिल एंट्रेंस, आप अभी जब एनरोल्ड हो जाएंगे, ये 1 महीने या सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं है हमारा कोर्स, ये टिल एंट्रेंस तक रहेगा, यानी आपका जब भी मई में एग्जाम है अब से लेके तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो आप कब तक इसकी एक्सेस रखेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे 24/7, यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। अगर लाइव क्लासेस किसी वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप जब चाहें उसको रिकॉर्ड लेक्चर देखकर आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स अगर नहीं भी बना पा रहे तो आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज होंगी जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो कि आपके देखिए हम जब कोई भी मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो उसके लिए हमको उस फ्रेम में आना जरूरी होता है कि भाई अगर जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे हमें उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करके जानी होती है, कि भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और टाइम पे हम टेस्ट देख लेंगे कि हाँ जो हमको याद आया और हमने वहां कर दिया। हमको पहले से उस तरह से फ्रेम होना पड़ेगा, उस तरह से शेप देना पड़ेगा अपने ब्रेन को, तभी हम उसको इजीली वहां पे टैकल कर पाएंगे। क्योंकि 1 या 2 घंटा जितना भी एग्जाम का रहता है उसमें इतना टाइम आपको नहीं रहता कि आप सोचते रहो, ठीक है। तो आप पहले से इस चीज का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, है ना। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हमारे जो कि डिफरेंट कोर्सेज में सिलेक्ट हुए हैं। देखिए अगर आप 11th का आर्ट्स एंड कॉमर्स का अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स का अगर बैच लेते हैं और अगर तो मेरा कूपन कोड होगा नगमा
10, ठीक है, NAGMA10। तो इसमें आपको 500 का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। यानी आपकी अभी कितनी थी फीस, 6,090 बट अभी इसको ऑफर चल रहा है इसलिए इसको कम करके इतना रखा गया है, ठीक है, 5,499। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 500 का ऑफ मिलेगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन है सारा, जो भी हमारा एलेवन शिक्षा द्वार जो कलाम बैच स्टार्ट है ना, वो ऑनलाइन होगा सारा, ठीक है, सारा का सारा इसमें ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। तो ये 500 का ऑफ रहेगा। तो आप प्राइसिंग डिटेल यहाँ पे क्या है, 11th AMU का 5,499 ओनली। पहले ये 6,999 था बट अभी इसको रिड्यूस करके क्योंकि ऑफर चल रहा है तो 5,499 इसमें फीस है आपकी। तो होप कि आपको सारा डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप देखिए टाइम को ज़ाया ना करें क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, 3-4 महीने है सिर्फ आपके पास और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आप ये चीज़ ना सोचिएगा कि मार्च में, देखिए फैब या मार्च के में आपका जो भी बोर्ड का एग्जाम है 10th का अगर आप दे रहे हैं कि उसके बाद हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो देखिए मार्च आपका एग्जाम में निकल जाएगा, अप्रैल बचेगा, तो इतना सिलेबस वास्ट होता है कि आप 1-1.5 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट हर एग्जाम में अभी एज फैक्टर लगा रही है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे वो मास्टर्स का हो, हर चीज में XYZ वो हर जगह एज फैक्टर लगा रही है, चाहे बीएड का हो चाहे एमएड का हो, AMU में तो है। तो आपको अपना एक भी साल बर्बाद नहीं करना है कि भाई हम अभी 10th को अच्छे से बोर्ड को क्लियर करें उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 11th की तैयारी करेंगे, ऐसे ना करें, ठीक है। अभी से आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो, लाइव क्लासेस लें, 2-3 घंटा आप अपने टेस्ट एग्जाम के लिए निकालें, एंट्रेंस की तैयारी के लिए, और आप जो भी तैयारी अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 10th का, जिस भी बोर्ड से दे रहे हैं उसके साथ साथ आप इसको लेके चलें ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। जब 11th में एंटर हो जाएंगे आराम से 11th-12th कीजिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, क्योंकि एक भी साल को जाया करना ना बहुत ज्यादा आपके लिए आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है एजुकेशन पॉलिसी में। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ना, उसमें काफी सारे चेंजेस आए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और उसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और आप अपने टाइम का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करें। शुक्रिया, थैंक यू।